सबको पता है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री गांधीवादी नहीं है, गोडसेवादी ही है। पूरे देश को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। भारत में गोडसे, अब बाइडेन के सामने गांधी करना पड़ता है। लूटेंगे देश को। अब बड़का बड़का फोटो पेट्रोल पंप पे लगा करके हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखा रहे हैं। ये बेशर्मी है साहब, इस बेशर्मी को समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप तमाम लोग जो हैं उनको अपने हक और अधिकार के लिए, और जो कानून सरकार ने बनाए हैं, अक्सर लोग हमसे पूछता है कि क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने लेबर को लेकर के कानून बनाए, मिनिमम वेज के कानून को पास किया गया, 8 घंटे के कानून को लागू किया गया, और यह कहा गया कि संगठित क्षेत्र को हम बचाएंगे। इस देश के जो बेरोजगार हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए हम मनरेगा लेकर के आएंगे। और इस देश के जो नागरिक हैं उनको यह पूछने का अधिकार है कि पीएम अपना थोबड़ा लगा करके चंदा वसूल लिए और कहते हैं कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है। तो सरकारी फंड नहीं है तो कौन सा फंड है? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री सरकारी है कि नहीं है। अगर प्रधानमंत्री सरकारी है तो उसके नाम पे लिया गया चंदा भी सरकारी, और इसका हिसाब आपको देश की जनता को देना पड़ेगा। इसीलिए जब सूचना के अधिकार के कानून को पास किया गया तो जनता को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने अधिकारियों से पूछ सकें कि एडीएम साहब बताइए कुर्सी कितना में खरीद करके लाए हैं? आपके बाबूजी का पैसा नहीं है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। हमको बताइए कि इस रोड में कितना का फंड आया है और कितना का घोटाला आप किए हैं। यह सूचना का अधिकार है। दोस्त का 20,000 करोड़ माफ करने से देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। दोस्त के खजाने से 20,000 करोड़ लीजिए और देश की आम जनता में उसको न्याय योजना के तहत बांटिए, तब देश की अर्थव्यवस्था बचेगी। यह बात हम लोगों को समझना होगा। मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है सरकारी कंपनी, इसलिए सरकारी कंपनी को बेच देना चाहिए। तो सरकारी प्रधानमंत्री भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको भी किराए पे लगा देना चाहिए। बताइए हमको। हम लोग अपने छात्र जीवन से ही एक नारा लगाया करते थे, कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। इस देश को बनाने वाले लोग कौन हैं? आप जिस चीज का भी इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सामने में कैमरा लगा हुआ है, ये डेस्क है, ये मंच है, ये पूरा परिसर है। जहां से आप आए हैं वो सड़क, जिस ट्रेन से आए होंगे वो ट्रेन, आपकी जीवन की हर जरूरत की चीज अगर कोई बनाता है तो वो इस देश का मजदूर बनाता है। और जब तक मजदूर मजबूर बना रहेगा तब तक भारत मजबूत नहीं हो सकता है। अगर हम भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मजदूर मजबूरी का नाम नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी कोई ये मुहावरा आपके सामने कहे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो उसको तुरंत कहिए, रे भाई मजबूरी का नाम गोडसे होगा, मजबूती का नाम महात्मा गांधी होता है। इस बात को याद रखना। और कुछ लोग आजकल गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता में समेट करके रख देना चाहते हैं। गांधी जी सिर्फ अपना संडास साफ नहीं करते थे, अपने मन को भी साफ करते थे, अपने विचारों को भी साफ करते थे। और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। आयोजक साथियों ने मुझे कहा कि मंच पे मजदूर लोग बैठे हुए हैं। एक प्रकरण मैं आपको याद दिलाता हूं। कुंभ मेले में देश के पंत प्रधान मजदूरों का पैर धो रहे थे। देखे थे कि नहीं वो वीडियो? बस हो गया, कैमरा, लाइट, एक्शन, कट, बात खत्म। क्या हुआ उसके बाद उन मजदूरों का? आज भी इस देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है। हाथ से मजदूर गंदगी उठाते हैं। काहे भैया? हम मंगल पे पहुंचने वाले हैं, चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, यहां बैठ करके अमेरिका में अपने बच्चों से व्हाट्सएप पे हाय हेलो हाय डार्लिंग हाउ आर यू कर सकते हैं। तो क्या इस देश में
विज्ञान ने इतना विकास नहीं किया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद कर दिया जाए? क्या तकनीक का इतना विकास नहीं हुआ है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त किया जाए? प्रधानमंत्री जी ने एक किताब लिखी है, पता नहीं लिखी है कि लिखवाई है। उस किताब में लिखा हुआ है कि कचरा उठाने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। मोदी जी बगल में ही घर है, आइए कल हम लोग गटर में उतरेंगे, आध्यात्मिक सुख लेंगे थोड़ा सा। आप ये क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों को सम्मान से अपना जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, इसीलिए आप उसको जबरदस्ती ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मजदूर इस देश के बुनियाद हैं, किसान इस देश के बुनियाद हैं, लेकिन खाली नारा लगाने से काम नहीं होगा। और आप ये समझ लीजिए, यह जो सरकार है जो पैर धोती है सफाई कर्मचारी का, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए धोती है, और जब मौका मिलेगा तो इस देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचती है। और आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय संपत्तियां बिकेगी, जब रेलवे बिकेगी, जब एयर इंडिया बिकेगा, तो उसमें असंगठित क्षेत्र से मजदूर काम करने के लिए आएंगे। जेट एयरवेज बिक गया, रातों रात सैकड़ों मजदूरों और एम्प्लॉय को निकाल करके बाहर कर दिया गया। बताइए, कोई नोएडा में घर लिया होगा, कोई गुड़गांव में घर लिया होगा, वॉशिंग मशीन भी उनका ईएमआई पे था, कहां से ईएमआई भरेंगे? ये जो देश की संपत्ति की लूट है, इस लूट को हमको समझना पड़ेगा। लूटेंगे देश को। अब बड़का बड़का फोटो पेट्रोल पंप पे लगा करके हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखा रहे हैं, ये बेशर्मी है साहब, इस बेशर्मी को समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप तमाम लोग जो हैं, उनको अपने हक और अधिकार के लिए, और जो कानून सरकार ने बनाए हैं, अक्सर लोग हमसे पूछता है कि क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने लेबर को लेकर के कानून बनाए, मिनिमम वेज के कानून को पास किया गया, 8 घंटे के कानून को लागू किया गया, और यह कहा गया कि संगठित क्षेत्र को हम बचाएंगे। इस देश के जो बेरोजगार हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए हम मनरेगा लेकर के आएंगे। और इस देश के जो नागरिक हैं, उनको यह पूछने का अधिकार है कि पीएम अपना थोबड़ा लगा करके चंदा वसूल लिए और कहते हैं कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है। तो सरकारी फंड नहीं है तो कौन सा फंड है? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री सरकारी है कि नहीं है। अगर प्रधानमंत्री सरकारी है तो उसके नाम पे लिया गया चंदा भी सरकारी, और इसका हिसाब आपको देश की जनता को देना पड़ेगा। इसीलिए जब सूचना के अधिकार के कानून को पास किया गया तो जनता को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने अधिकारियों से पूछ सकें कि एडीएम साहब बताइए कुर्सी कितना में खरीद करके लाए हैं? आपके बाबूजी का पैसा नहीं है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। हमको बताइए कि इस रोड में कितना का फंड आया है और कितना का घोटाला आप किए हैं। यह सूचना का अधिकार है। इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। कहते हैं ना, थोड़ा सा गिला शिकवा क्या हुआ हमारे घर में कि पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। दिक्कत हो सकती है, गवर्नेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, करप्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देश की जनता से ये याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन आपने बदले में आकर के एक ऐसे आदमी को बिठा दिया है जो बोला कि हम चौकीदार हैं। वो चौकीदार नहीं है, वो चौकीदार नहीं है। इस जो है भ्रम में मत रहिए। और मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, तो चौकीदार को इस देश की संपत्ति अपने दोस्तों को किराया पर देने का अधिकार है? बोलिए। जब हमने कहा कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति बेच रहे हैं, तो एक प्रधानमंत्री के समर्थक ने कहा कि बेच नहीं रहे हैं, किराया पर लगा रहे हैं। हम बोले लगाने का अधिकार कौन दिया चौकीदार को? बउआ, तुम तो मालिक नहीं हो देश की संपत्ति का। देश की संपत्ति तो देश के लोगों का है। क्या आपने संसद में कोई कानून पास कराया था? क्या आप देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को दे देंगे? देश की सर्वोच्च संस्था में कोई बहस हुई थी?
और आप किराए पे क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब आप मानते हैं कि आपको पैसे की जरूरत है। और आपको पैसे की जरूरत क्यों है? आपको अगर पैसे की जरूरत है, इसका मतलब आपको आमदनी नहीं आ रही है। और आपको अगर आमदनी नहीं आ रही है तो आप अपने लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला क्यों खरीद करके ला रहे हैं? जरा हमको यह समझा दीजिए। आपको आर्थिक तंगी होगी, आपके पिताजी बीमार होंगे, आप उनको अस्पताल में भर्ती कराएंगे, अस्पताल का फीस देने के लिए आप अपनी जमीन बेचेंगे तो बात समझ में आती है। लेकिन आपके पिताजी बीमार हों, अस्पताल में भर्ती हों और आप जमीन गिरवी रख करके अपने लिए बुलेट खरीद लें, तो इसको तो जो होशियारी नहीं कहते हैं, इसको तो बेईमानी कहते हैं, इसको तो अय्यासी कहते हैं। कोई मुझे बताए, जब देश इस तरह की आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तो 20,000 करोड़ का प्रधान सेवक का महल बनाना जरूरी है? वो 20,000 करोड़ अगर न्याय योजना के तहत, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिएगा, वो 20,000 करोड़ अगर न्याय योजना के तहत इस देश के बेरोजगार नौजवानों को देना पड़ता तो मूर्खता की तरह यह नहीं करना पड़ता, नहीं कहना पड़ता कि पीएचडी करके पकौड़ा तलिए। अगर वो 20,000 करोड़ इस देश के लोगों को मिलेगा तो उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। और जबकि हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो हम बाजार से जूता खरीदने के लिए जाएंगे। और जब हम जूता खरीदने के लिए जाएंगे तो जूता बनाने वाली कंपनी का मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। दोस्त का 20,000 करोड़ माफ करने से देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। दोस्त के खजाने से 20,000 करोड़ लीजिए और देश की आम जनता में उसको न्याय योजना के तहत बांटिए, तब देश की अर्थव्यवस्था बचेगी। यह बात हम लोगों को समझना होगा। बेईमानी गुरु, बेईमानी। देश के मजदूरों का अधिकार छीन लीजिए, देश के किसानों का अधिकार छीन लीजिए। फसल बेचने के नाम पर देश की कृषि आप अपने दोस्तों को हवाले कर देना चाहते हैं। डिस्ट्रेस सेल मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है सरकारी कंपनी, इसलिए सरकारी कंपनी को बेच देना चाहिए। तो सरकारी प्रधानमंत्री भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको भी किराए पे लगा देना चाहिए। बताइए हमको, यह कौन सी बात है कि रेलवे सरकारी नहीं होना चाहिए, एयर इंडिया सरकारी नहीं होना चाहिए, अस्पताल सरकारी नहीं होना चाहिए, एम्स नहीं होना चाहिए, तो सरकारी संसद लेकर के झुंझुना बजाएंगे साहेब। जब सरकारी अस्पताल नहीं होगा, सरकारी स्कूल नहीं होगा, सरकारी रेलवे नहीं होगी, सरकारी एयर इंडिया नहीं होगा, सरकारी बीएसएनएल नहीं होगा, सरकारी एलआईसी नहीं होगी, तो सरकारी गृह मंत्री लेकर के चाटेंगे उसको। क्या करेंगे हमको बता दीजिए जरा। ये कौन सी नीति है? ये देश को बेचने की नीति है। इसीलिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम दो हमारे दो, दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है। इस पॉलिसी को समझिए और इसकी सीधी मार अगर किसी के ऊपर पड़ने वाली है तो इस देश के गरीबों और मजदूरों के ऊपर पड़ने वाली है। और मैं आपको बोला कि आपके बीच में आकर के मुझे यह महसूस होता है कि मैं आपके घर का हूं, आपका बच्चा हूं, आपका नमक खाया हूं। कदम से कदम मिला करके आपके साथ लड़ेंगे और शास्त्री जी और गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।